कुछ संगीतकारों ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत बेहतर काम किया, और कई संगीतकार ऐसी लॉबिंग का शिकार रहे, उसके बावजूद भी इतना बेहतरीन काम उन्होंने निकाला। आज मैं एक ऐसे संगीतकारी की बात करने जा रहा हूँ कि जिनकी मौत शायद दर्दनाक थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ये दुनिया वो छोड़ गए थे और उसके पीछे कई कारण थे। उन्होंने एक से एक बढ़ के गाने हिंदी फिल्म संगीत जगत को दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन थे संगीतकार, आज इनके बारे में बात करते हैं। क्या थी संगीतकारों की लॉबिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूँ ये संगीतकार हैं लेजेंड मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब ने जितना भी संगीत दिया वह अद्वितीय है, यूनिक है, बिल्कुल अलग हटके है। मदन मोहन साहब का जन्म होता है बगदाद में। कई काम उन्होंने किए, फौज में भी ये रहे, रेडियो स्टेशन में भी इन्होंने काम किया। फिर मुंबई में इन्होंने संगीतकार बनने के लिए स्ट्रगल किया, संगीत सीखा भी। जद्दन बाई से कहते हैं इन्होंने संगीत सीखा। जद्दन बाई जी जो नरगिस जी की माँ थी, उनसे भी इन्होंने संगीत सीखा। तो संगीत के प्रति इनका लगाव था और बाद में ये संगीतकार बने। 50 के दशक में इनको पहली फिल्म मिली आँखें में इन्होंने बेहतर संगीत दिया और 50 के दशक में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी झेला। ये वो दशक था जब ओपी नैयर भी चल रहे थे और शंकर जैक्सन भी चल रहे थे। इन पे एक ऐसा भी दबाव आता था मदन मोहन साहब पे, जिन प्रोड्यूसर्स के पास शंकर जैक्सन को लेने के लिए पैसा नहीं होता था, ओपी नैयर को लेने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वो मदन मोहन साहब को जब लिया करते थे तो उन पर ये भी दबाव बनाते थे कि आप ओपी नैयर जैसा काम करो, शंकर जैक्सन जैसा संगीत बनाओ। मतलब अपने स्टाइल से अलग हटके भी मदन मोहन साहब ने इस 50 के दशक में संगीत दिया। दिल मुझे बता दे। मगर खुद को इसी 50 के दशक में उन्होंने साबित किया। कई ऐसी उन्होंने फिल्में की, देख कबीरा रॉय जैसी फिल्म उन्होंने की। 58 में एक फिल्म आई थी अदालत, बिल्कुल अलग हटके मदन मोहन साहब ने इसका संगीत दिया था। 61 में संजोग, बेहतर अपना एक स्टाइल उन्होंने फिल्मी दुनिया को दे दिया था, बता दिया था कि कैसा वो कंपोज करते हैं और अलग हटके कंपोज करते हैं। अनपढ़ जैसी फिल्म का संगीत जब उन्होंने दिया तो नौशाद जैसे दिग्गज संगीतकार उनसे कायल हो गए थे। नौशाद साहब कहते थे, अनपढ़ फिल्म की एक गज़ल थी शायद, है इसी में प्यार की आबरू। नौशाद साहब बोलते थे कि मदन मोहन साहब की ये गज़ल एक तरफ और उनका सारा का सारा संगीत एक तरफ। इस तरह से बड़े दिग्गज संगीतकारों को भी मदन मोहन साहब ने अपनी तरफ आकर्षित किया। ये थे मदन मोहन साहब। लता मंगेशकर जी उनको अपना भाई मानती थी, मगर मदन मोहन साहब इतना बेहतर संगीत देने के बावजूद भी कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। कहते थे अवार्ड के लिए भी काफ़ी लॉबिंग होती थी। 60 का दशक ही देख लीजिए, मदन मोहन साहब ने बेहतर से बेहतर संगीत दिया, बेहतर से बेहतर। 1964 की अगर बात करें, वो चुप रहे तो तेरी आँख के जहां आरा जैसी मूवी 1964 में उन्होंने दी, गज़ल जैसी मूवी 1964 में उन्होंने दी, वो कौन थी जैसी मूवी 1964 में ही उन्होंने दी। 1964 की काफ़ी फिल्में उनके नाम रही है और सब में बेहतर संगीत। झारा का संगीत भुलाए नहीं भुलाया जा सकता, दूसरी तरफ गज़ल का संगीत भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। एक रदीफ पे किसे पेश करूं, 3 अलग अलग तरीके से लिखा था। 2 गज़लें लिखी थी साहिर लुधियानवी साहब ने और एक गीत लिखा था इस रदीफ के सारे। एक रदीफ में 3 गीत जिसको अलग अलग तरीके से मदन मोहन साहब ने कंपोज किया, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, एक ही फिल्म गज़ल के अंदर। तो ये खासियत थी मदन मोहन साहब की। और 1964 में वो कौन थी का संगीत आज भी सर चढ़ के बोलता है, लग जा गले, कितना बेहतर ये गीत है। नैना बरसे रिमझिम। ऐसे नायाब गीत देने के बावजूद भी मदन मोहन साहब को कोई पुरस्कार नहीं मिला। उनको मलाल भी रहा 1964 में। उनको नॉमिनेशन जरूर मिला था 1964 में। वो कौन थी के लिए उनके मुकाबले में 2 संगीतकार थे, शंकर जैक्सन साहब संगम के लिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब दोस्ती के लिए। 1964
बतौर संगीतकार जो फिल्म फेयर अवार्ड ले गए बेहतर संगीत देने के लिए, 1965 में फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, 1964 के लिए वो ले गए थे। उस समय 1964 की बेहतर फिल्म दोस्ती के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तो मदन मोहन साहब इतना बेहतर संगीत देने के बावजूद भी फिल्म फेयर अवार्ड से चूक गए थे और ये बात उनको बड़ी अखरती भी थी और बड़ा तनाव में भी वो रहा करते थे। लता जी ने एक बार उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, लता जी उनको राखी बांधती थी, राखी भाई थे लता जी के मदन मोहन साहब। तो लता जी उनका हौसला बढ़ाती थी। जब भी मदन मोहन साहब अपने बेहतर काम के लिए किसी पुरस्कार से चूक जाते थे और दुखी होते थे तो लता जी उनका हौसला बढ़ाते हुए, ऐसा लता जी ने कहा है, लता जी उनको समझाती थी कि आपने बहुत बेहतर काम किया है, आप बहुत अच्छे संगीतकार हो, इसी तरह से काम करते रहो, इतना अच्छा संगीत देते रहो, एक ना एक दिन आपको पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। तो मदन मोहन साहब वापस पलट के लता जी को जवाब देते थे, अवार्ड इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी प्रशंसा जो आपने मेरी प्रशंसा की है वो अवार्ड से कहीं ऊपर है। तो इस तरीके से मदन मोहन साहब खुश हो जाया करते थे, मगर उनको फिल्म फेयर अवार्ड न मिलने का बड़ा मलाल रहता था कि इतना बेहतर वो संगीत देते हैं, फिर भी न जाने क्यों फिल्म फेयर अवार्ड कोई और संगीतकार ले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, 60 के दशक में और भी लॉबिंग होती थी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 60 के दशक में कुछ संगीतकार बहुत आगे आ गए थे और उनको बड़ी से बड़ी फिल्में मिल रही थी। अब होता क्या था, 3-4 स्टूडियो फेमस थे मुंबई के अंदर, सारे के सारे वो स्टूडियो उनके नाम से बुक रहते थे, प्रोड्यूसर बुक कर लिया करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर खुद भी बुक करवाया करते थे। 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर के नाम है जो बहुत ऊंचे मकाम पर थे कि वो 3-4 महीने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक करा लिया करते थे, जिससे मदन मोहन साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को बड़ा फर्क पड़ता था। अब 3-4 महीनों के लिए जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हो गए बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सभी लेजेंड थे, तो उनके नाम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक रहा करते थे। इससे भी मदन मोहन साहब के काम पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और आर्टिकल के मुताबिक मैं पढ़ रहा था और उसी आर्टिकल से मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, मैंने कहा बात करनी चाहिए। तो मदन मोहन साहब को बड़ा दुख होता था। कहते हैं मदन मोहन साहब इन्हीं कुछ बातों को लेकर जब तनाव में आ गए थे तो ज़्यादा शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया था और ऐसी लॉबिंग के बावजूद भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक रहते थे कुछ बड़ी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, मगर मदन मोहन साहब तब भी बेहतर काम किए जा रहे थे और इस बात के लिए उन्होंने कई बार आवाज़ भी उठाई, इसका विरोध भी किया। मगर साहब ये तो बाजार था, संगीत का सजा हुआ बाजार था, ऐसे में कौन मदन मोहन साहब की सुनता। तो मदन मोहन साहब अपना बेहतर काम भी कर रहे थे ऐसे माहौल के बावजूद और ज़्यादा शराब का सेवन भी उन्होंने शुरू कर दिया था। 1970 आया दोस्तों, दस्तक जैसी फिल्म मदन मोहन साहब ने की। दस्तक ऐसी फिल्म थी, लता जी को इतना बेहतर उन्होंने गवाया है बताने की ज़रूरत नहीं है। दस्तक में उनको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। और 70 के दशक में ही ऐसे हालात के बावजूद भी जैसा काम उन्होंने किया वो अपने आप में नायाब है। हस्ते ज़ख्म जैसी फिल्म, हीर रांझा जैसी फिल्म और मौसम जैसी फिल्म, लैला मजनू जैसी फिल्म, कुछ फिल्में तो उनकी मौत के बाद आई। 12 जुलाई 1975 को मदन मोहन साहब की डेथ हो गई थी सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण। अत्यधिक शराब पीने के कारण उनको ये बीमारी हुई थी, मगर जितना संगीत उन्होंने दिया वो अपने आप में नायाब है। शायद 90 से 95 फिल्म मदन मोहन साहब ने की, 700 या उसके आसपास गाने उन्होंने फिल्मी संगीत जगत को दिए, मगर सारे के सारे गाने बेहतर, लाजवाब। और मौसम जैसी फिल्म म्यूजिकल हिट रही, ये भी 1975 में आई थी, मगर अफसोस ये दिसंबर में आई थी और मदन मोहन साहब का देहांत 1975 में ही 12 जुलाई को हो गया था। तो मौसम की सफलता भी वो देख नहीं पाए थे। लैला मजनू का संगीत देते हुए उनकी डेथ हुई थी। लैला मजनू के बेहतर से बेहतर गाने उन्होंने बनाए, मगर बीच में उनकी डेथ हो गई। कुछ गाने फिर बाद में कंपोज जयदेव साहब ने किए। तो कहीं ना कहीं जो मदन मोहन साहब की डेथ का कारण था उनका ज़्यादा शराब पीना था, और ज़्यादा शराब वो इसीलिए पिया करते थे जो उनके ख़िलाफ़ कुछ लॉबिंग हुई थी और उनको उनकी मेहनत का कभी पुरस्कार नहीं मिला। बहुत साल बाद उनको नेशनल अवार्ड मिला, मगर अच्छा संगीत देने के बावजूद भी वो फिल्म फेयर अवार्ड से वंचित रहे। तो दोस्तों ये था एक एपिसोड मदन मोहन साहब को समर्पित। ऐसे किस्से ऐसे एपिसोड में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।